स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के साथ सामने मोदी बचने के सबसे बड़ी नाम बताएंगे दोस्तों, जहां पर थालापति विजय के द्वारा राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए जो बातें बोली गई है दोस्तों, उससे तय हो चुका है कि थालापति विजय की पार्टी टीवीके और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो चुका है गठबंधन और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर बड़ी भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 5 राज्यों के चुनाव में से 2 में इंडिया गठबंधन और 3 में बीजेपी के जीतने का कारण बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बताएंगे क्या कारण उन्होंने बताया है दोस्तों, और ममता बनर्जी को लेकर हिदायत देते हुए संजय राउत क्या बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की बात सुन लेनी चाहिए थी ममता बनर्जी को। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो दोस्तों वहीं पर बताएंगे क्या तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय को रोककर एक दूसरे फॉर्मूले यानी महाराष्ट्र का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के समीकरण और कैसे पूरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि थालापति विजय और राहुल गांधी शुरू से एक दोस्त है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि करूर के अंदर जो भगदड़ हुआ था, जब उन पर जांच पड़ताल हो रही थी, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने उनको फोन किया था दोस्तों। इसके बाद जीतते ही थालापति विजय को राहुल गांधी का पहला फोन गया था दोस्तों, और इसके बाद अब गठबंधन बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति का ये भविष्य होगा कांग्रेस पार्टी और टीवीके का गठबंधन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर उठे जोरदार तरीके के तूफान में बड़ी बड़ी पार्टियां निपट गई दोस्तों। बल्कि 50-60 सालों बल्कि आजादी के टाइम से जो पार्टियां पूरे तमिलनाडु को जकड़े हुए थी, चाहे डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, दोनों का पूरी तरीके से बंटा धार कर दिया थालापति विजय की पार्टी ने दोस्तों। और टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीतकर भारत के इतिहास में सबसे बड़े चुनावों में से एक बड़ा चुनाव जीता है दोस्तों, और एक जबरदस्त तरीके का जीता है। बड़े बड़े सर्वे के बड़े बड़े तुर्रम खां भी इस बात को नहीं बता पाए कि आखिर तमिलनाडु के अंदर होने क्या वाला है दोस्तों। और उसके बाद टीवीके पार्टी की जीत और राहुल गांधी के सराहना के बाद अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर थालापति विजय ने राहुल गांधी द्वारा थालापति विजय को सोशल मीडिया पर भेजे गए मैसेज यानी संदेश का जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा भेजे गए शुभकामनाओं को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को इसके लिए धन्यवाद बोलते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, भारत के लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी जी का, और उन्होंने मुझे फोन भी किया था और मुझे उन्होंने कई सारी बधाइयां दी है। इसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं दोस्तों, उससे लग रहा है कि गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि हम लोग मिलकर एक अच्छी नागरिक सेवा करेंगे, मतलब आम जनता का भला करेंगे। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे अपने राज्य के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम राजनीति से इतर अपनी जनता के लिए सारे काम करेंगे, उनके हितों में काम करेंगे, जनहित हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों थालापति विजय जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम तमिलनाडु का विकास कर रहे हैं, इसे साफ तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन के लिए लगातार थालापति विजय के संपर्क में है दोस्तों, उस पर मोहर लगती है। क्योंकि थालापति विजय ने सरकार बनाने के लिए गवर्नर से मांग की है, गवर्नर से कहा है कि वो सरकार बनाना चाहते हैं, और इसके बाद 7 तारीख को यानी कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा दोस्तों। और इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि बहुमत को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और राहुल गांधी के संदेश के ऊपर जवाब देते उन्होंने जो कहा है कि हम प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, इससे पता चल रहा है कि वो हम शब्द का इस्तेमाल ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को साथ में जोड़कर कर रहे हैं, और थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बन चुका है दोस्तों। और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद दिखाई देंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अकेले ही नहीं थालापति विजय को सपोर्ट कर रही है दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी साथ में सीपीआई यानी लेफ्ट पार्टी के 4 और विधायकों का समर्थन जुटाकर थालापति को दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि थालापति विजय की सरकार चलती रहे। बहुमत उनके पास नहीं है, फिर भी बहुमत जुटाकर कांग्रेस पार्टी दे रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु और दक्षिण का भविष्य थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी होने जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 5 में से 2 राज्य जीता, लेकिन 3 राज्य क्यों हारा इंडिया गठबंधन, इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है दोस्तों। ओवैसी ने कहा कि चुनाव से पहले एसआईआर के कारण ये इस तरीके के परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम के साथ साथ असम के अंदर चुनावी नतीजे आए। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि इस भगवा लहर में टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी भी चुनाव हार गई, जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। तमिलनाडु में विजय की पार्टी थालापति विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हैरान करने वाली बात यह है कि दशकों से सत्ता में काबिज डीएमके पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई, और उससे चौंकाने वाली बात यह है कि एमके स्टालिन अपनी सीट हार गए। एमआईएम के नेता कहते हैं कि संसद में भी मैंने कहा था कि नागरिकता को एसआईआर से जोड़ना गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास नागरिकता के लिए नियम है, एनआरसी और एनपीआर के नियम भी है। यह सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि अपनी नागरिकता को सुरक्षित रखने की बात है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी, और एसआईआर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों के ही चुनावी क्षेत्र में करवाया गया था, और दोनों को ही अपने क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि राज्य की सरकार को इस पर
ध्यान देना चाहिए। ममता बनर्जी ने किया मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों का केवल इस्तेमाल किया, उनको ना तो नागरिक माना और ना ही विकास का कोई फायदा पहुंचाया। तो कुल मिलाकर दोस्तों हार के पीछे दो बड़े कारण उन्होंने बताए। एक तो ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्ष छवि नहीं रही, यानी सेकुलर छवि नहीं रही, और बीजेपी ने उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर छवि उनकी दिखाई। और दूसरा एसआईआर सबसे बड़ा फैक्टर था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सारे फैक्टर एक तरफ और एसआईआर एक तरफ, एसआईआर की वजह से ही ये नतीजे सामने आए हैं, वरना ममता बनर्जी को भवानीपुर से बीजेपी हरा दे, उस भवानीपुर से जहां ममता बनर्जी ने पिछली बार 59,000 वोट से चुनाव जीता था। ये दोस्तों बोलना भी अपने आप में आश्चर्य लगता है, लेकिन बीजेपी का नेता 15,000 वोट से जीता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या ओवैसी के द्वारा दिए गए इस बयान पर आप समर्थन करते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं, लिखिएगा जरूर साथ साथ। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है दोस्तों। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल में भाजपा के 207 सीटें जीतने के बाद अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है दोस्तों। संजय राउत ने ममता दीदी को लेकर यानी ममता बनर्जी को लेकर कहा कि राहुल गांधी की बात ममता बनर्जी को सुननी चाहिए थी। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ बैठकर इस मामले पर कोई बात नहीं की। उन्होंने अगर बात की होती तो नतीजे कुछ अलग होते। राहुल गांधी ने जो कहा दोस्तों वो सच हो गया। राउत आगे कहते हैं कि वो एक दूर की सोचने वाले नेता हैं और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव चुराए गए हैं, राहुल गांधी ने इस मामले पर पहले ही सबको एकजुट रहने के लिए बोला था। और इससे पहले राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी में और कुछ और लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। यह साफ साफ समझने की जरूरत है कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन में एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी पॉलिटिक्स को एक तरफ रख लेते हैं। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है। यानी दोस्तों ममता बनर्जी खुद कोर्ट के चक्कर लगा रही थी और तमाम तरीके के एसआईआर से जुड़े मामले पर लड़ाई लड़ रही थी दोस्तों। अगर राहुल गांधी के साथ बैठी होती और बातचीत होता और इंडिया गठबंधन एक व्यापक रणनीति बंगाल को चुनाव को लेकर तैयार करती तो व्यापक तौर पर लड़ाई लड़ी जाती। बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके बंगाल में कांग्रेस को अगर 20-25 सीटें भी दे दी जाती तभी पार्टी डटकर मुकाबला करती दोस्तों। राहुल गांधी बोलते तो देश तक असर होता, लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि वो अकेले लड़ाई लड़ लेंगी और जीत जाएंगी, और उनको लगा कि वो ऐसा करेंगे तो फिर उनकी छवि और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और विपक्ष में एक नेता के तौर पर उभरेंगी, यानी बड़ी नेता के तौर पर उभरेंगी। लेकिन आज बंगाल की सत्ता भी उनके पास नहीं है और इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं संजय राउत। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय नहीं है एक दूसरे पर आरोप लगाने का, एकजुटता के साथ आगे जो अब बिना सत्ता के लड़ाई लड़नी है जो और ज्यादा मुश्किल होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा साथ साथ। तमिलनाडु में आंधी बनकर आए थालापति विजय ने बड़ी बड़ी पार्टियों को लपेट दिया दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय की मुख्यमंत्री बनने के सबसे ज्यादा उम्मीद है। कल वो मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेंगे ऐसी जानकारी है। लेकिन कुछ बड़े एक्सपर्ट मानते हैं कि राजनीति में किसी भी बात को लेकर लॉजिक लगाना यानी तर्क का इस्तेमाल करना काफी खतरनाक होता है। और इसीलिए राजनीति में यह कहना कि दो पार्टी आपस में मुलाकात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये कह पाना काफी मुश्किल काम है दोस्तों। एक टाइम में बिहार में आरजेडी और जेडीयू को लेकर बोला जाता था कि वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, लेकिन 2015 में साथ आए क्योंकि भाजपा को हराना था। ऐसे ही सपा बसपा साथ आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोगों को याद होगा 2019 के चुनाव में। तो ये नहीं है कि दो पार्टियां एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती, खासकर एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती। संभावनाएं हमेशा राजनीति में बनी रहती है दोस्तों। ऐसे में एक फॉर्मूले का जिक्र करते हुए दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र को रिपीट किया जा सकता है, यानी थालापति विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए महाराष्ट्र वाली राजनीति चली जा सकती है। 234 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों तमिलनाडु के अंदर, जिसमें से थालापति विजय की पार्टी टीवीके के पास 108 सीटें हैं, जो बहुमत से 10 कम है और 10 बहुत ज्यादा होता है। और बल्कि 10 के साथ अगर 118 का भी आंकड़ा उनके पास होता तो सरकार चलाने में दिक्कत होती, क्योंकि अमूमन कोई भी पार्टी चाहती है कि बहुमत से थोड़ा ज्यादा का आंकड़ा रहे, ताकि कुछ विधायक सस्पेंड हो गए, कुछ विधायकों की मृत्यु हो जाती है 5 साल में और कई तरीके की चीजें होती है दोस्तों। तो सरकार पर कोई आंच ना पड़े और 5 साल में सत्ता विरोधी लहर भी बन जाती है, तो 5 साल सरकार चलाना वो भी बहुमत के आंकड़े के साथ में काफी खतरनाक होता है। और इनके पास तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है, यानी 10 सीटों का जुगाड़ इनको अन्य पार्टियों से करना पड़ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक जो चर्चा चल रही है वो ये कि थालापति विजय को रोकने के लिए महाराष्ट्र और बिहार वाली रणनीति पर चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके पार्टी दोनों एक साथ आ सकती है और एमजीआर के टाइम की रणनीति पर चर्चा किया भी जा रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि थालापति विजय को अभी सरकार बनाने दिया जाएगा और 1 साल के अंदर उनकी सरकार के दौरान जब अफरा तफरी की स्थिति होगी तब वो दोनों पार्टियां साथ में आकर सरकार बनाकर एक मैसेज दे सकती है तमिलनाडु के अंदर की नई पार्टी सरकार नहीं संभाल सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी टीवीके के साथ में थालापति विजय के साथ में खड़ी है दोस्तों, तो सरकार चलाने का कोई अनुभव तो नहीं है थालापति विजय के पास, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिलेगा तो पूरी तरीके से सरकार अच्छे से चला पाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि क्या बिहार और महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अभी लागू करने की स्थिति में आपको एआईएडीएमके और डीएमके दिखाई दे रहा है दूर दूर तक भी, आपका खुद का क्या अपना एनालिसिस है लिखकर जरूर बताएगा साथ साथ।
पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष के लोग परेशान थे, यानी भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट वाले परेशान थे दोस्तों। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो एक टाइम में सहयोगी रही है वो भी परेशान रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के करीमपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय टीएमसी की सरकार बनने के बाद से 11 साल से लगातार बंद रहा दोस्तों। इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि उस कार्यालय को वापस से खोल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री पूजा राय चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोल दिया दोस्तों, और जो ताला लगा था उसको तोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा लगा था उसको उतार दिया गया और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाकर ऊपर तृणमूल कांग्रेस हटाकर कांग्रेस पार्टी लिख दिया गया। तो इस तरीके के बदलाव भी पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल रहे हैं और आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर रखती हैं तो कांग्रेस के जो पुराने लोग टीएमसी में चले गए हैं वो वापस से कांग्रेस में लौटेंगे, क्योंकि बंगाल अब राष्ट्रीय पार्टी के संघर्ष का एक मोर्चा बनेगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग उड़ीसा में भी देख रहे होंगे कि बीजू जनता दल लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है, जब उसके विधायक बीजेपी में जा रहे हैं या कांग्रेस में आ रहे हैं और कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहे हैं। नंबर 2 पार्टी कांग्रेस बनती जा रही है तो बीजू जनता दल का भी सफाया होता जा रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी अपने दम पर बंगाल के अंदर कार्यकर्ताओं को 5 साल तक टीएमसी से जोड़कर रख पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राज्य के अंदर एक विकल्प है कि वो अपना विस्तार करे, और दूसरा ये कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी जो उन्होंने कांग्रेस से तोड़ी थी वापस से कांग्रेस में विलय करवा लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और ये बात सबको पता है दोस्तों। ऐसे में आज या कल में दिल्ली पहुंच रही है ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है दोस्तों, और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी टीएमसी की हार पर पूर्णिया से लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो निर्दलीय हैं, लेकिन उनकी विचारधारा लोकतांत्रिक और मानवतावाद वाली है। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने जात पात नहीं देखा, मैंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हारती है तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों का सोचना पड़ेगा, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब होता है। जब संघर्ष और कर्म बता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो फिर वो सेवा और कर्म से बचेंगे, यानी एक तरीके से दोस्तों आम जनता की सेवा को लेकर उनके मन में शक पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इतना कुछ करने के बाद महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए देने, यानी लकी भंडार का पैसा देने, और अगर आप एक भी मीडिया वालों को फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों तो बंगाल में जो भी किसी महिला से मुलाकात कर रहा था पत्रकार, वो साफ तौर पर पत्रकार ये मान रहा था कि ज्यादातर महिलाएं खुलकर बोल रही है कि उनको ममता बनर्जी का 1500 रुपए लकी भंडार मिल रहा है, और जुगो साथी यानी युवा लोगों के लिए भी 2000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। और ऐसे कई सारी योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतारी हुई थी, आम जनता को मिल भी दवा कर रहा था। तो ये कहना कि ममता बनर्जी को विकास के कार्यों के कारण हराया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं देश के अंदर ये नैरेटिव मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पूरा गोदी मीडिया का इकोसिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। पप्पू यादव इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं जात पात में नहीं मानता, लेकिन सेवा और संघर्ष को लेकर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या सेवा का फल, या यूं कहिए कि सेवा के कारण आम जनता से समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बड़े बड़े नेता कंफ्यूज हो रखे हैं आज की स्थिति में बंगाल के चुनाव को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि सभी लोगों को बैठकर विचार करना पड़ेगा और डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहां दिक्कत आ रही है दोस्तों, उसके बाद आम जनता तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा और लड़ाई उसके इर्द गिर्द लड़नी पड़ेगी, चाहे बीजेपी कोई नैरेटिव बना ले। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि आमी इस्तीफा देबो नॉय, यानी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसा होने पर क्या होगा, इसे लेकर अब संवैधानिक संकट को लेकर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। आपको बता दें कि 7 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो पुराना कार्यकाल था वो खत्म होने जा रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री को पोस्ट से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर स्पष्ट निर्देश है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ऐसे में अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक अपने पोस्ट से तक रह सकते हैं, पोस्ट पर रह सकते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है दोस्तों। ऐसे में यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है और उसकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उसके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रहता। अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद अपना इस्तीफा नहीं देता तो आखिर क्या होगा। इसे लेकर दोस्तों अपडेट ये है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं और किसी और को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जो नई विधानसभा का गठन होगा तो उससे पहले एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर यानी उनके मन मुताबिक पावर होता है और जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो वो ममता बनर्जी को बर्खास्त करेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही है कि वो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगी या फिर यूं कहिए कि मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा नहीं देंगी। तो ऐसे में दोस्तों अब तय करना है कि आखिर गवर्नर आगे क्या करेंगे और सबको पता है कि वो बर्खास्त ही करेंगे। ऐसे में अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है दोस्तों, लेकिन ये पूरा एक संविधान की प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 47 उम्मीदवारों को यानी 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने 70 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे। ऐसे में वाम मोर्चा ने 29 और मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट ने 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा था दोस्तों। अब अपडेट ये है कि 44 मुस्लिम विधायक पिछली बार जीते थे दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के 31 थे। ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि 31 ममता बनर्जी के विधायक इस बार चुनाव जीते हैं दोस्तों, यानी मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो 47 में से 31 ने चुनाव जीता है। और ममता बनर्जी के लिए ये अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज के लोगों का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है दोस्तों, बल्कि हिंदू समाज के लोगों का भी मिल रहा था, लेकिन SIR के चक्कर में पूरा खेल पलटा है। और ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी से सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार अभी भी जीत कर आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इन विधायकों के जीत का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बम्पर वोटों से जीते हैं। चाहे बादुरिया की सीट की बात करें तो यहाँ से बुरहानुल मुकादिम चुनाव जीते हैं, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराया है। बशीरहाट पश्चिम से 57,000 वोटों से तौसीफुर रहमान चुनाव जीते हैं। ऐसे ही भगवान गोला से 56,000 वोटों से CPM के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, और भरतपुर से बीजेपी उम्मीदवार को 30,000 के अंतर से हराकर मुस्तफिजुर रहमान चुनाव जीते हैं दोस्तों। ऐसे ही बहरुल इस्लाम 91,000 वोट से कनिंग पूर्वा से चुनाव जीते हैं। तो अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो मुस्लिम उम्मीदवार जितने भी जीते हैं दोस्तों सब 12,000, 15,000, 20,000, 50,000, 56,000, 90,000 तक वोट से जीते हैं, यानी दबा के वोट मिला है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से जीते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बम्पर वोटिंग की थी, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन SIR के कारण जो अन्य सीटें जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों का प्रभाव होना चाहिए था दोस्तों, वो प्रभाव दिखाई नहीं दिया। 84 में से यूं कहिए कि लगभग 40 के आसपास की सीटें मुस्लिम समाज की सीटें विपक्ष को मिली है, बाकी भाजपा जीत गई, यानी इस तरीके का पूरा एक तिरंगा चला गया। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस और अन्य जगह पर TMC की हार का जश्न मना रहे, खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश में चोरी की गई है। भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया कदम ये एक वोट चोरी का बड़ा कदम था। तुच्छ राजनीति को एक तरफ से हमें रख देना चाहिए, एक तरफ रख देना चाहिए, और सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सवाल भारत का है, और इसीलिए इस पर किसी को कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों असम के अंदर जिस तरीके से परिसीमन कराया गया है, ये परिसीमन इतने भयंकर तरीके से कराया गया है दोस्तों की पश्चिम बंगाल से इतर असम के जो चुनाव आए के नतीजे आए हैं दोस्तों, वो तो और जादुई तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अपडेट ये है कि परिसीमन में बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन कराकर 100 सीटों का खेल पूरी तरीके से तैयार किया। चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए असम के अंदर दिए गए। ये मदद नहीं, सीधे तौर पर चुनावी लालच था, और चुनाव आयोग मुंह ताकता रहा दोस्तों। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ झोंक दी गई। जब सत्ता ही चुनाव को कंट्रोल करने लगे तो लोकतंत्र नहीं मैनेज्ड इलेक्शन हो जाता है, यानी आप पहले परिसीमन कराते हैं, और परिसीमन इस तरीके से कराते हैं कि 34 मुस्लिम सीटों को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि उसमें BC सीट ऐसी बसती है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, और बाकी सीटों पर ऐसे समीकरण बिठाए जाते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, यानी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। सत्ता की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो बाकी 9,000 का कार्ड तो चला ही गया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये पैसा देकर वोट खरीदने की जो इनडायरेक्ट टेक्निक चल रही है देश के अंदर, विपक्ष को इस बारे में सोचना पड़ेगा, उनको केस दर्ज करवाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ले आना पड़ेगा दोस्तों। जैसे तैसे इस तरीके के रेवड़ियों पर रोक लगाना पड़ेगा, खासकर चुनाव के दरमियान जो रेवड़ियां बांटी जाती है, क्योंकि इसे चुनाव एक तरफा स्वीप हो जाता है और विपक्ष के सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम 10,000 रुपए तो सबको बांटे जाएंगे, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी पहले से ही डन एंड डस्टेड वाली बातें हैं, यानी खत्म हो चुका है। बस बोलने वाली बात है कि लड़ेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए अगर अकाउंट में जाएंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एक ही तरीके से रिस्पॉन्स करता है, एक ही तरीके का उनका रवैया होता है। असम में भी उसी तरीके का रवैया देखने को मिला। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कड़ा विरोध जताया। राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक उल्लंघन बताया, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताया और लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया दोस्तों। और मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए भगवंत मान ने कहा कि हाल ही में आप लोगों ने देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ा और हमारे राज्यसभा के सदस्यों को से छीन लिया। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी ने अपने पार्टी में इन लोगों को मिलाया है, भाजपा ने विलय करवाया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक दल के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है कि एक अलग दल बन गया था और वो आम आदमी पार्टी से अलग हुआ, उसके बाद बीजेपी में विलय हो गया, यानी इस तरीके की पूरे प्रपंच रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब कोई ट्रक नहीं है कि जब जो चाहे वहां गाड़ी मोड़ दे और वहां लेकर चला जाए। तो ये बात है दोस्तों की कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और ये पंजाब के लोगों के खिलाफ एक तरीके से भाजपा के द्वारा किया जा रहा काम है और इसकी जमकर आलोचना
घोषणा चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अब पंजाब के अंदर मुकाबला जबरदस्त तरीके का होगा दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ में चुनावी मैदान में कूदती है तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के अंदर अकाली दल को लेकर भी आम जनता के बीच में एक सिंपैथी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति काफी खराब होने वाली है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को नहीं रोक पाई और इस तरीके से वो बीजेपी में जाते रहे तो फिर पंजाब में अलग तरीके का चुनाव देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को अपना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएगी जिस पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसका वीडियो बीजेपी ने शेयर किया था स्टिंग ऑपरेशन का, शुभेंदु अधिकारी का, जो पैसे लेते हुए अखबार में लपेटकर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन में। और शुभेंदु अधिकारी अभी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बंगाल के बने हुए हैं और जीत में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। ममता बनर्जी को भी इन्होंने हराया है, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें जरूर आगे करेगी दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बीजेपी को इनको आगे करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी यह है दोस्तों कि बीजेपी ने इनको भ्रष्टाचारी कहा था और इनका स्टिंग ऑपरेशन तक करा लिया और भ्रष्टाचार कैमरे पर करते पकड़े गए और अब बीजेपी को इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर इनका जाप जपना पड़ेगा, इनको सबसे ईमानदार व्यक्ति बताना पड़ेगा। और आईटी सेल वाले जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्हें भी पूरी तरीके से इनको एक चोला पहनाकर, भगवा चोला पहनाकर सबसे बड़ा साधु संत बताना पड़ेगा। तो अब ये बीजेपी की इनकी ब्रांडिंग शुरू होने वाली है दोस्तों, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से इतर बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये काफी मुश्किल दिखाई देता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? क्या बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार करते पकड़े गए इस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर आगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।